की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। नवी ने कहा कि जितना हो सके इस मामले को दबा कर रखना है, क्योंकि एरिक को अभी भी इस बारे में कुछ नहीं पता। वो नहीं चाहती थी कि यह मामला बहुत ही बड़ा बन जाए और इस वजह से स्मृति किसी और बड़े खतरे में फंस जाए। इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर स्मृति को ढूंढने निकल पड़ी। श्रेया ने अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ लिया और वो जल्दी ही सबसे पहले लोकेशन पर पहुंच गई। वो अंदर गई और उसने एक बार उस पूरी जगह घूम कर देखा। उसने देखा कि वो एक आम सा पब था और वहां पर कोई खास बात नहीं थी। उसके बाद उसने वो फोटो निकाली जो डायरेक्टर ने उसे दी थी। वो लोगों को उस आदमी के बारे में पूछने लगी। आखिर में वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर अक्सर आता रहता है, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं आया है। और तो और उसके बारे में अब तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनने में आई है। उसके बाद वो वहां से निकलकर दूसरी जगह चली गई, लेकिन वहां पर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। वो थोड़ी निराश हो गई और उसने नवी को मैसेज करके पूछा कि उसे कुछ मिला या नहीं। नवी को भी श्रेया की ही तरह अभी तक कुछ नहीं मिला था। उसके बाद श्रेया ने दिल में कोई उम्मीद नहीं रखी और वो तीसरी लोकेशन पर चली गई। वो एक गेमिंग हॉल था। श्रेया को तो यहाँ काफी अजीब लग रहा था कि यहाँ पर एक गेमिंग हॉल भी है। हालांकि अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग थे। वहां की मशीन सारी इलेक्ट्रोमेशन में थी और ये जगह उन लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी जिन्हें रेट्रो चीजें पसंद थी। अपनी पहचान हल्की सी श्रेया ने बदल ली थी, इसीलिए किसी ने उसे एग्जैक्टली नहीं पहचाना, लेकिन उन सबको ऐसा लग रहा था कि वो लड़की थोड़ी अजीब लग रही है। अपने हाथ में वो फोटो लिए हुए श्रेया ने किसी को रोककर आराम से पूछा कि आपका थोड़ा वक्त लेने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप उस इंसान को जानते हैं? वो फोटो देखते ही उस इंसान की आंखें चमक गईं और उसने पूछा, तुम इसी को क्यों ढूंढ रही हो? जैसे ही श्रेया ने ये सुना कि वो आदमी इस लड़के को जानता है, उसकी उम्मीद जाग गई और उसने तुरंत पूछा, तो तुम इसे जानते हो ना? लेकिन तभी वो आदमी पीछे मुड़कर तुरंत बाहर भाग गया। ये देखकर श्रेया का दिमाग एकदम से खराब हो गया। उसने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उसका पीछा करो। ये सुनते ही बॉडीगार्ड उस आदमी के पीछे भाग गया। श्रेया भी उनके पीछे भागी, लेकिन वो आदमी सीधा कॉरिडोर में भाग गया। दरवाजे पर जो गार्ड था उसने बॉडीगार्ड को बाहर ही रोक दिया। इस वक्त तक श्रेया भी वहां पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर कि वो आदमी कॉरिडोर से कहीं गायब हो गया, उसने अंदर इशारा करते हुए उस स्टाफ मेंबर से पूछा, वो आदमी अंदर भागा है, वो कौन है? हम उसी को ढूंढ रहे हैं। वो यहाँ पर क्या करता है? क्या वो फोटो दिखाने के बाद और जब उसने पूछा कि क्या वो इस आदमी को जानता है, वो आदमी सच में वहां से भाग गया? साफ तौर पर दाल में कुछ तो काला था। दरवाजे पर जो गार्ड था उन्होंने श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखा और सिर ऊपर उठाकर बोले, ये एक प्राइवेट एरिया है, तुम्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन श्रेया ने कहा कि हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, उसे मुझसे मिलना ही होगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने बस श्रेया और उसके बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उनमें से एक जो बॉडीगार्ड था वो काफी लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन श्रेया तो बस एक लड़की थी और उससे उन्हें डेफिनेटली कोई खतरा नहीं था। इसलिए उनके सामने जो वो गार्ड था उसने अपनी नाक ऊंची करके बड़ी अकड़ से कहा, बेहतर होगा यहाँ पर अपनी धौंस दिखाने की कोशिश मत करो। श्रेया बोली, आज हमें उस आदमी से मिलना ही होगा, लेकिन अगर तुम श्योर हो कि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो। ये कहते हुए श्रेया अंदर जाने लगी। वो गार्ड ये देखकर चिढ़ गया। उनमें से एक ने ताली बजाई और बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए। हालांकि वो सब दिखने में अलग थे, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल एक जैसे थे। उन लोगों ने श्रेया की तरफ और उसके बॉडीगार्ड की तरफ घूर कर देखा और उन्हें घूरते हुए देखकर वो आगे आने लगे। वो लोग नंबर्स में इन दोनों से ज्यादा थे। कुल मिलाकर वो लोग शायद 10 या 12 जने थे। उस गार्ड ने उनकी तरफ गौर से देखा और श्रेया बस मुस्कुरा दी। उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से बोली, मैं उसे ढूंढने अंदर जा रही हूँ, तुम ये पक्का करो कि इनमें से कोई अंदर ना आ पाए। बेचारा बॉडीगार्ड बोला, जी मैडम। ये कहते हुए जो पहली चीज उसने ये की वो ये थी कि सामने जो आदमी खड़ा था उसने उसे जोरदार लात मारी और वो बस हवा में उड़ गया। जो लोग वहां पर उससे लड़ने आए उन्हें ये देखकर एक झटका सा लगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड सच में उन सबको हरा देगा। उन सबके चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन वो सारे के सारे उसे एक साथ मारने के लिए आगे आए। उनमें से एक आदमी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम ये साफ साफ समझ लो, यहाँ पर ये सब करके तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, श्रेया के बॉडीगार्ड ने उसके गले में बाजू डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद उसने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसमें इतनी ताकत थी कि कोई भी डर जाए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे जमीन पर पटक देने के बाद वो बॉडीगार्ड उसके मुंह पर अपना पैर रखकर उसे कुचलने लगा, जबकि साथ ही उसने बड़े आराम से दूसरे इंसान की बैंड बजा दी। थोड़ी ही देर में वहां पर दर्द के मारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। कम से कम अब वो लोग ये तो समझ गए थे कि उन्हें इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उन्हें अभी तक इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसा आदमी जो इतना नॉर्मल लग रहा था वो इतना ताकतवर होगा कि उसे कोई नहीं रोक पाया। थोड़ी ही देर में श्रेया के बॉडीगार्ड ने उन सब की चटनी बना दी थी और ये बात श्रेया पहले से ही जानती थी कि वो लोग कबीर के बॉडीगार्ड के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। श्रेया जानती थी कि उसके बॉडीगार्ड कितने ज्यादा स्ट्रांग है। भले ही जिन लोगों को मार्शल आर्ट भी आता हो वो भी इनसे हार जाते थे, और ये लोग तो आम लोग थे जिन्हें ढंग से लड़ना तक नहीं आता था। ये लोग बस झुंड बनाकर धमका सकते थे। उस बॉडीगार्ड के लिए इन्हें हराना बहुत ही मामूली बात थी। वो लोग भी पंगे लेते वक्त ये कहाँ ही जानते थे कि वो लोग एक ऐसे बॉडीगार्ड से पंगा ले रहे थे जो इंटरनेशनल लेवल पर टॉप बॉडीगार्ड्स में आता था। श्रेया ने बाहर जो घमासान मचा हुआ था उसका फायदा उठाया और अंदर चली गई। अंदर जो आदमी था वो पहले से ही डर के मारे पूरी तरह से कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रेया इतने लोगों के रोकने के बावजूद भी अंदर आ जाएगी, और तो और क्योंकि उसने अंदर से वो आवाजें सुनी थी इसलिए वो जानता था कि वो यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। उसने श्रेया की तरफ देखा और बोला, मैं कुछ नहीं जानता। श्रेया बोली, मैंने अभी तक तो तुमसे कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते।
उस आदमी ने भी नहीं सोचा था कि वो लोग इन्हें नहीं रोक पाएंगे। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिनसे पंगा लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो कमजोर पड़ गया था। वो बोला, असल बात यह है कि मैंने इस इंसान को पहले देखा है। हमने एक बार पहले साथ में चोरी की थी। मुझे लगा तुम हमें इसलिए ढूंढ रही हो क्योंकि हमने तुम्हारी चीजें चुराई हैं, इसीलिए वो वहां से भागा था। लेकिन श्रेया के अंदर से आवाज आ रही थी कि ये इंसान कुछ तो जानता था। वो बोली, मुझे लगता है कि अगर तुम सीधे सीधे ये बता दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमसे बातें निकलवाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। नहीं तो आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। और ये तुम पहले भी देख चुके हो कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। अगर तुमने अभी भी सच नहीं बोला तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। श्रेया ने डांट डांट के उस आदमी का बुरा हाल कर दिया था और उसे डरा दिया था। वो तो पहले से ही काफी डरा हुआ था। उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उसने श्रेया की तरफ देखा और काफी देर हिचकिचाने के बाद वो बोला, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। श्रेया ने पूछा, तो तुम ये जानते हो कि वो आदमी कहाँ है ना? वो आदमी बोला, नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो पहले ऐसा कुछ कह रहा था कि उसे एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट मिला है। उसने कहा कि उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं और वो बहुत ही जल्द अमीर होने वाला है। उसे बस कुछ दिनों तक जाकर कहीं छुप जाना होगा। श्रेया ने पूछा, और उसने कुछ कहा था? आदमी बोला, और उसने मुझसे ये भी पूछा कि कोई जगह है क्या? ये सुनकर श्रेया ने उसकी तरफ बड़े गौर से देखा और पूछा, तो तुमने उसे 2-3 जगह दिखाई थी, है ना? उस आदमी ने प्रिया की तरफ देखा और डर के मारे अपना सिर हिला दिया। उस आदमी की तरफ देखते हुए श्रेया को ऐसा लग रहा था कि वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे वो बहुत ही भयानक और डरावनी इंसान हो। श्रेया थोड़ी अपसेट भी हो रही थी। क्या वो इतनी डरावनी लगती थी? ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया ने उस आदमी की तरफ देखा। इस वक्त तक उसके बॉडीगार्ड्स ने बाहर पहले ही सारा मामला सेटल कर दिया था। उसके बाद वो अंदर आकर श्रेया के पीछे खड़ा हो गया। उस आदमी ने श्रेया की तरफ देखा और उसके पास श्रेया से भीख मांगने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे सच में वहां से नहीं भागना चाहिए था, लेकिन मैं भी नहीं जानता था कि वो इंसान एग्जैक्टली कहाँ पर है। श्रेया बोली, लेकिन तुम उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका तो जरूर जानते होगे, या फिर तुम कुछ ऐसा करो कि वो खुद तुम्हें फोन करे या तुमसे मिलने आए। चाहे जो भी हो, बेहतर होगा कि तुम उसे अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ, वरना मेरा दिमाग सच में खराब हो जाएगा। उस आदमी ने परेशान होकर श्रेया की तरफ देखा। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं कोई तरीका सोचता हूँ। उसे ढूंढना शायद अब नामुमकिन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। श्रेया ने ये सुना और उसने एक चैन की सांस ली। ये बहुत बढ़िया बात थी कि वो लोग उस आदमी को कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसी बीच उधर घर पर काव्या बाहर जो सिचुएशन थी उसके बारे में जानती थी। शायद उसका टीवी चल रहा था, लेकिन उसमें किसी के लापता होने की कोई खबर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि शायद बाहर सिचुएशन अब तक हाथ से निकल चुकी होगी, लेकिन इधर तो सब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई इस हादसे के बारे में बात ही नहीं कर रहा। काव्या को थोड़ी घबराहट होने लगी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार अपने डैड को फोन मिलाया। वो जल्दी से बोली, डैड, ये सब क्या चल रहा है? इस हादसे की कोई भी न्यूज टीवी पर क्यों नहीं है? उसके डैड बोले, तुम चिंता मत करो, हम लोगों ने पहले से ही किसी को ऐसा करने के लिए कह दिया था, लेकिन दिक्कत ये है कि एरिक प्रेसिडेंशियल पैलेस गया हुआ है। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वहां जाकर उसे डिस्टर्ब कर सके, इसीलिए इस वक्त भी वो अभी तक ये नहीं जानता कि उसकी बेटी गायब है। काव्या ने पूछा, उसे अभी तक नहीं पता? हम क्या करें? काव्या के डैड बोले, इस वक्त हम लोग कोई तरीका सोच रहे हैं जिससे ये मामला एरिक तक पहुंच सके, बस इंतजार करो। काव्या बोली, तो क्या आप किसी को प्रेसिडेंशियल पैलेस भेजने वाले हैं ताकि वो एरिक को इस बारे में बता सके? क्या आपकी प्रेसिडेंशियल पैलेस में कोई जान पहचान है? आखिरकार वो प्रेसिडेंशियल पैलेस था, वहाँ कोई भी ऐसे नहीं जा सकता था। काव्या के डैड बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने अंदर किसी को घूस दे दी है। वो कोई बहुत ही तगड़ा इंसान तो नहीं है, लेकिन हमारा काम बन सकता है। जब काव्या ने ये सुना तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। श्रेया अभी भी स्मृति को ही ढूंढ रही थी। तभी नवी ने अचानक से उसे फोन किया और बोली, कबीर ने मुझे कॉल करके ये कहा कि मैं अभी के अभी वापस प्रेसिडेंशियल पैलेस में डिनर अटेंड करने के लिए चली जाऊं। श्रेया ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? नवी बोली, एरिक आज रात को वो डिनर बैंक्वेट अटेंड करने वाला है। कबीर ने मुझे कहा कि मैं चौकन्ना रहूं और ये पक्का करूं कि कोई भी एरिक को इस मामले के बारे में ना बता सके, वरना ये मामला बहुत ही तगड़ा बन सकता है। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि ठीक है, कबीर हमेशा हर चीज के बारे में सोचता था। नवी वो दावत अटेंड करने के लिए वापस प्रेसिडेंशियल पैलेस चली गई। वो सीधे अपने कमरे में चली गई ताकि मेड्स उसे अच्छे से इस इवेंट के लिए तैयार कर सके। उसके बाद अजय ने उसे फोन किया और पूछा, मैं एंट्रेंस पर ही हूँ, क्या तुम भी आज रात बैंक्वेट अटेंड करने वाली हो? नवी बोली, हाँ, मैं वहीं पर होंगी, लेकिन अभी मैं वहाँ पर पहुंची नहीं हूँ। अजय मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे वहां मिलता हूँ। अपनी चीजें अच्छे से रख लेने के बाद नवी बाहर आ गई। लिंडा को देखकर उसने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट कहाँ है? लिंडा बोली, मैम, मिस्टर प्रेसिडेंट इस वक्त मिस्टर एरिक के साथ हैं, वो दोनों अभी बातचीत कर रहे हैं। नवी ने पूछा, इसका मतलब वहाँ पर और कोई नहीं है ना? लिंडा बोली, नहीं, सिर्फ मिस्टर प्रेसिडेंट हैं और उनके गार्ड्स वहाँ पर हैं। नवी ने सोचा, फिर ठीक है। लिंडा ने पूछा, क्या आप भी वहाँ पर जाना चाहती हैं? नवी बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस बाहर ही रुककर उन्हें देख लूंगी। नवी ने सोचा कि वो बाहर खड़े होकर उन पर बस नजर रखेगी। अगर उसे कोई भी ऐसा इंसान दिखा जिस पर उसे शक हो तो वो तुरंत उन्हें रोक सकती है। वो नेशनल बैंक्वेट किसी आम कमर्शियल बैंक्वेट से बहुत अलग था। बाहर बहुत सारी छोटी मोटी राउंड टेबल्स थीं, जैसे कि कैफेज में होती हैं। जो लोग एक दूसरे को जानते थे वो लोग एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां थी जो आपस में बातें कर रहे थे। रिपोर्टर्स हर जगह उनके आगे पीछे घूम रहे थे और इस नेशनल बैंक्वेट की हर एक डिटेल को रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन न्यूज में कोई भी आर्टिकल पब्लिश होने से पहले लिंडा की परमिशन जरूरी थी।
जो भी आर्टिकल्स इस देश और मिस्टर प्रेसिडेंट की इमेज को खराब करने वाले थे उन्हें पब्लिश नहीं किया जा सकता था। नवी जब बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर सिचुएशन एकदम ऐसी ही थी जैसे घर पर उसे मेट्स ने बताई थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम या फिर नेशनल अफेयर्स के बारे में बातें कर रहे थे। नवी को ना तो उनकी बातें समझ आ रही थी और ना ही वो उन्हें सुनना चाहती थी। पहले उसे लगा था कि वो बस एक बार देखकर वापस चली जाएगी, लेकिन तभी अंदर से किसी ने अचानक से उसे आवाज लगाई। नवी ने पलटकर उसे देखा तो अजय वहां पर बैठा हुआ था और उसे बुला रहा था। नवी ने उसे देखा और वो उससे मिलने उसके पास चली गई। नवी ने कहा, हे तो तुम आ गए। उसके साथ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बैठे थे जिन्हें नवी काफी हद तक जानती थी। अजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सारे ऑफिसर्स एकदम से एक साथ उठ खड़े हो गए और वो झुककर नवी को हेलो बोलने लगे। नवी को एटिकेट के वो रूल्स याद आ गए जो उसने पहले सीखे थे और उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन उसे वो रूल्स याद थे। नवी ने ग्रे कलर का गाउन पहना हुआ था और वो उस इवेंट के लिए एकदम परफेक्ट आउटफिट था। वो बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी। इस वक्त उसकी तरफ देखते हुए अजय ने सोचा कि क्या यहाँ के माहौल की वजह से नवी और भी शानदार लग रही थी। नवी मुस्कुराकर बोली, हेलो एवरीवन, आप लोगों को कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग बस घर पर एक दावत ही कर रहे हैं। आप सब लोग आराम से बैठ जाइए। सब लोग मुस्कुराकर बैठ गए। अजय बस नवी की तरफ देख रहा था और बहुत देर बाद जाकर उसने एक रिएक्शन दिया। उसने अपनी पलकें झपकाई और बोला, नवी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नवी मुस्कुराकर बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया। साइड में एक ऑफिसर खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाया और उसने नवी से पूछा, क्या आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? नवी मुस्कुराकर बोली, हाँ, हम लोग पहले क्लासमेट हुआ करते थे। ये सुनते ही सब लोगों ने अजय की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि अब वो लोग उसे एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं और उनकी नजरों से ये साफ पता चल रहा था कि अब वो उसकी और भी ज्यादा इज्जत करते हैं। वो लोग अजय से बोले, ओह तो आप मैडम के लोगों में से एक हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई ऑफिसर्स अजय से हाथ मिलाने के लिए भी आगे आए। पहले अजय बस यूं ही उनके साथ बैठ गया था ताकि अपनी जान पहचान बढ़ा सके, लेकिन इस वक्त वो लोग अचानक से ही खुद खुशी खुशी उससे बात करने के लिए आगे आ रहे थे। बल्कि अब उसे हल्का सा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा और तो और उसे अचानक से नवी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसे ऐसा लगा कि वो नवी की वजह से अब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। नवी मुस्कुराकर बोली, मुझे थोड़ा काम है अजय, तुम आराम से बैठो और एंजॉय करो। एरिक आज पूरा दिन अंदर ही रहने वाला है तो तुम्हारा उससे मिल पाना शायद आसान नहीं होगा। शायद वो बाद में बाहर आए तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए। अजय जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, तो मेरी चिंता मत करो। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं उससे मिल पाऊंगा और अगर नहीं मिल पाया तो मतलब मेरी किस्मत में उससे मिलना था ही नहीं। नवी ने अपना सिर हिलाया और फिर अंदर चली गई। वो काफी देर तक एंट्रेंस पर खड़ी रही, लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आया जिस पर उसे शक हो। जब वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बैठ गई तो उसने देखा कि कोई हाथ में एक ट्रे लिए अंदर आ रहा था। उसने उस इंसान को रोका और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी एकदम से पीछे मुड़ा। जब उसने नवी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो शॉक हो गया और उसका चेहरा हल्का सा उतर गया। नवी ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसने कुछ देर तक उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर बोली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? वो आदमी बोला, वो प्रेसिडेंट ने गर्म चाय के लिए कहा था। नवी ने आंखें सिकोड़कर उस आदमी की तरफ देखा और बोली, अच्छा ये मुझे दे दो, मैं उन्हें ये चाय दे दूंगी। वो आदमी बोला, ये नवी ने पूछा, क्या हुआ, तुम ये मुझे क्यों नहीं दे सकते? वो आदमी बोला, नहीं, मैं मैडम को ये सब करने कैसे दे सकता हूँ? नवी बोली, कोई बात नहीं, वो मेरे हस्बैंड है और उन्हें चाय देने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसे मुझे दो। उस आदमी के पास और कोई चॉइस नहीं थी और उसने वो ट्रे नवी को दे दी। नवी ने उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर तुरंत मुड़कर हर्षवर्धन की तरफ जाने लगी। वो आदमी बस अपना मुंह लटकाकर वहां से बाहर चला गया। उसने किसी को इस बारे में बताने के लिए फोन किया और बोला, मैं सच में अंदर नहीं जा सकता। मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट को चाय सर्व करने का मौका इतनी मुश्किल से मिला था, लेकिन मैडम प्रेसिडेंट ने मुझसे वो ट्रे ले ली। मैडम प्रेसिडेंट मुझे खुद ऐसा करने के लिए कह रही थी तो मैं मना कैसे कर सकता था? नहीं, मुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में